हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। देखिए 10,000 प्लस इंग्लिश वर्ड मीनिंग हिंदी टू इंग्लिश का सीरीज है, शब्दकोश के नाम से प्लेलिस्ट है। ये आपको पता इसलिए होना चाहिए हिंदी के शब्द, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। हालांकि मैं एडवांस्ड वर्ड सीरीज भी मैं उसका वीडियो भी बनाती हूँ जो वोकेबलरी सीरीज के नाम से है। आपकी इच्छा है, आप हिंदी टू इंग्लिश सीखना चाहते हैं या दोनों सीखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। हमारा पहला शब्द है आज का प्रारूप। प्रारूप प्रारूप का अर्थ होता है, इंग्लिश में मीनिंग होता है फॉर्मेट, मतलब इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मेट प्रारूप को। अब बहुत लोगों को प्रारूप का मतलब पता नहीं होगा। देखिए, प्रारूप का अर्थ होता है या फॉर्मेट का मीनिंग होता है किसी चीज को तय ढांचा, तय स्ट्रक्चर या रूपरेखा, मतलब तय लेआउट जिसके अनुसार काम किया जाए, तो उसे हम फॉर्मेट कहते हैं। फाइन। मतलब कि अगर कोई काम करना हो या कुछ भी ऐसा हो तो कहते हैं ना, इसका फॉर्मेट तैयार करो कि इसके अनुसार काम किया जाएगा। प्रस्तुत करना, लिखना, किसी चीज को प्रस्तुत करना, किसी योजना को व्यवस्थित करने के लिए जनरली फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। अगर हम वाक्य देखें तो रिपोर्ट को सही प्रारूप में लिखना जरूरी है, तो इस इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इट इज इम्पॉर्टेंट to write the report in the correct format. It is important to write the report in the correct format. नेक्स्ट शब्द, नेक्स्ट वर्ड है जुगाड़। जुगाड़ जुगाड़ को इंग्लिश में कहा जाता है अरेंजमेंट। जुगाड़ और अरेंजमेंट का अर्थ होता है किसी काम को किसी भी तरीके से बाय एनी पॉसिबल वे पूरा करने का तरीका निकाल लेना। खासकर जब किसी चीज की कमी हो, उस काम को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत होती है वो कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जुगाड़। सीधे शब्दों में बोला जाए तो एक ऐसा देसी तरीका होता है जिससे समस्या का हल निकाला जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो उसे हम जुगाड़ कहते हैं। अगर वाक्य देखें तो उसने बिना पैसे के भी काम का जुगाड़ कर लिया, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही मैनेज द वर्क somehow without money। अब इस सेंटेंस में अरेंजमेंट का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैनेज भी आप बोल सकते हो, मैनेज भी कह सकते हो ना, मैनेज कर लेना, मैनेज कर लो यार, जुगाड़ कर लो यार। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट शब्द है ख्वाहिश। ख्वाहिश ख्वाहिश को इंग्लिश में बोला जाता है डिजायर। अब ख्वाहिश और डिजायर का अर्थ होता है मन की चाह या विश, कोई ऐसी इच्छा जिसे आप पाना चाहते हो। कहते हैं ना, ये दिल की चाहत है, किसी चीज को पाने की इच्छा को हम डिजायर कहते हैं। जैसे किसी को अच्छी नौकरी पाने की ख्वाहिश होती है, किसी को बाहर घूमने की ख्वाहिश होती है, बाहर देश से बाहर घूमने की ख्वाहिश होती है, तो इस तरह से ख्वाहिश को डिजायर बोलते हैं। लाइक मुझे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, आई हैव अ डिजायर टू बिकम अ डॉक्टर। आई हैव अ डिजायर टू बिकम अ डॉक्टर। अगला शब्द है बोरिया बस्तर। बोरिया बस्तर हम अक्सर सुनते हैं, बोरिया बस्तर अपना बांध लो, सुनना होगा कभी ना कभी। बोरिया बस्तर का तो इंग्लिश होता है लगेज, ठीक है। तो बोरिया बस्तर का अर्थ होता है अपना सारा सामान, अपनी बिलोंगिंग रख लेना या समेट लेना, तो उसे हम बोरिया बस्तर बोलते हैं। जैसे कि जब कोई किराए का कमरा छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो अपना सारा सामान, अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध लेता है, तो कहा जाता है कि उसने बोरिया बिस्तर अपना समेट लिया है, ठीक है। इस तरह से हम यूज करते हैं। लगेज का अर्थ तो ये भी होता है कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अपना सामान रख रहे हैं, तो अपने बिलोंगिंग्स रख रहे हैं, तो वहां पे भी हम लगेज का प्रयोग करते हैं, और बोरिया बिस्तर के लिए भी लगेज का प्रयोग करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल, उसने नौकरी छोड़कर अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, मतलब ही पैक्ड अप हिज बिलोंगिंग्स एंड लेफ्ट द जॉब। ही पैक्ड अप हिज लगेज नहीं यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बिलोंगिंग्स बोल रहे हैं, तो ही पैक्ड अप हिज बिलोंगिंग्स एंड लेफ्ट द जॉब। अगला शब्द है सुकून। सुकून सुकून का इंग्लिश होता है पीस। पीस मतलब क्या होता है? मन की शांति, मेंटल कामनेस या दिल को मिलने वाली राहत। जब आप अंदर से शांत और खुश महसूस करते हैं तो उसे हम सुकून कहते हैं। देखते हैं वाक्य, मुझे इस शांत जगह पर बहुत सुकून मिलता है। आई फील अ लॉट ऑफ पीस एट दिस क्वाइट
प्लेस, आई फील अ लॉट ऑफ पीस एट दिस क्वाइट प्लेस। मैं आपको वाक्य इसलिए देती हूँ, आपको बताती हूँ। देखिए, मैं हिंदी का इंग्लिश बोलकर भी निकल सकती हूँ, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को हिंदी भी पता होता है, इंग्लिश भी पता होता है, लेकिन शब्द का अर्थ नहीं पता होता है, कहीं का कहीं यूज करते हैं। साथ में मैं वर्ड सेंटेंस इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको एक स्ट्रक्चर पता चले, आपको एक ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है ये पता चले, आपको एक शब्द को कैसे वाक्य में पिरोया जाता है ये पता चले। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे प्लेलिस्ट सीरीज के साथ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सोचोगे हिंदी और फट से आपके मुंह से इंग्लिश निकल जाएगा। तो इस तरह का अगर आप लेवल अपना बढ़ाना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, इंग्लिश या हिंदी में भी, ठीक है, आप ऐसा होता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास उसके लिए शब्द नहीं है करेक्ट, तो आप रुक जा रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगला शब्द है वेरी कॉमन, एहसास। एहसास, एहसास को इंग्लिश में बोला जाता है फीलिंग। फीलिंग, किसी चीज को मन से महसूस करना, टू फील समथिंग इमोशनली और मेंटली। यह जनरली इमोशंस को एक्सपीरियंस या किसी बात की समझ को रियलाइजेशन के लिए प्रयोग होता है। तो एहसास मतलब इंग्लिश में फीलिंग। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक। और हम एहसास के जैसे यहाँ पर एहसास हुआ, यहाँ पे हम रियलाइज का भी यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस में यहाँ पे मैंने रियलाइज यूज किया है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे फील हुआ कि मैंने गलती करी है। ठीक है, अगला वर्ड है, अगला शब्द है, नेक्स्ट शब्द है खपाना। खपाना का इंग्लिश होता है कंज्यूम। कंज्यूम तो किसी चीज को खर्च कर देना, पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेना, किसी चीज में लगा देने को हम कहते हैं खपाना, कंज्यूम कर लेना। अगर सेंटेंस देखें तो उसने अपनी सारी मेहनत इस काम में खपा दी। ही कंज्यूम्ड ऑल हिज एफर्ट इन दिस वर्क। ही कंज्यूम्ड ऑल हिज एफर्ट इन दिस वर्क। अगला शब्द है जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य न्यूज़पेपर का वर्ड है। जल डमरू मध्य का अर्थ होता है इंग्लिश, पहले जल डमरू मध्य का अर्थ वो समझते हैं। मतलब जैसे समुद्र जो होता है, सी होता है, या महासागर ओशन जो होता है, तो सी या ओशन का वह नैरो पैसेज, वह संकरा रास्ता होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को, जल क्षेत्रों को जोड़ता है या दो लैंड्स को अलग करता है। तो वो जो पैसेज है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, STRAIT। हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। समझ आया? जैसे कि पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। द पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अगला शब्द है संवेदनशील। संवेदनशील को इंग्लिश में कहा जाता है सेंसिटिव। सेंसिटिव तो उस व्यक्ति या चीज को, संवेदनशील हम उस व्यक्ति या चीज को कहते हैं जो फीलिंग्स को, इमोशंस को, सिचुएशंस के प्रति जल्दी रिएक्ट करता है, जल्दी प्रतिक्रिया करता है, या आसानी से प्रभावित हो जाता है, आसानी से अफेक्टेड हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हो कि बहुत सेंसिटिव पर्सन है, बहुत संवेदनशील है। तो यह सब शब्द जो होता है इस तरह से यूज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई दोस्त है, छोटी सी बात पर ही दुखी हो जाता है, थोड़ा सा मजाक नहीं बर्दाश्त कर पाता है, तो उसे हम संवेदनशील मानते हैं, सेंसिटिव मानते हैं। सेंटेंस वह बहुत संवेदनशील है, इसलिए उसे कठोर शब्द पसंद नहीं है। ही इज वेरी सेंसिटिव, दैट्स व्हाई ही डजंट लाइक हार्श वर्ड्स। अगला शब्द है नेक्स्ट इज अनुमति। अनुमति को इंग्लिश में परमिशन कहा जाता है। अनुमति का अर्थ होता है किसी काम को करने के लिए जब हम ऑफिशियली या पर्सनली, मतलब आधिकारिक या व्यक्तिगत रूप से दी गई सहमति, कंसेंट, तो उस चीज को हम अनुमति कहते हैं, परमिशन। मुझे बाहर जाने के लिए माता पिता की अनुमति चाहिए, यहाँ पे पर्सनल कंसेंट है। ठीक है, तो आई नीड माई पेरेंट्स permission to go outside. I need my parents' permission to go outside. अगला शब्द है जुनून। जुनून को इंग्लिश में कहा जाता है पैशन। ठीक है, किसी काम के प्रति जब बहुत ज्यादा गहरा लगाव हो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, उत्साह हो और पूरी मेहनत से करने की जो इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, तो वो जुनून कहते हैं उस चीज को। ठीक है,
तो जुनून, अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है तो उसका वो जुनून है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, उसे संगीत के प्रति गहरा जुनून है, मतलब ही हैज अ डीप पैशन फॉर म्यूजिक, ही हैज अ डीप पैशन फॉर म्यूजिक। नेक्स्ट अगला शब्द है झलकियां। झलकियां को इंग्लिश में ग्लिम्सेस बोला जाता है। ग्लिम्सेस किसी चीज की छोटी छोटी झलक या थोड़ी सी दिखाई देने वाली झलक या झांकी को हम झलकियां कहते हैं। जैसे कि वीडियो में यात्रा की खूबसूरत झलकियां दिखाई गई। द वीडियो शोड ब्यूटीफुल ग्लिम्सेस ऑफ द जर्नी। फाइन, इस तरह से हम शब्द का यूज करते हैं। अगला शब्द है यादगार। यादगार, यादगार को इंग्लिश में मेमोरेबल बोला जाता है। यादगार का अर्थ होता है जो घटना, जो इंसिडेंट, जो इवेंट, पल, कोई मोमेंट या कोई एक्सपीरियंस लंबे समय तक याद रहे और मन पर छाप छोड़ दे, तो उसे हम यादगार कहते हैं। जैसे यह हमारे जीवन का एक यादगार दिन था। It was a memorable day of our life. It was a memorable day of our life. तो यादगार का इंग्लिश क्या हुआ? मेमोरेबल। अगला शब्द है खुलासा। खुलासा, खुलासा को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर, और इसका अर्थ होता है किसी छिपी हुई बात को, किसी इंफॉर्मेशन को जो छिपा हुआ है को साफ साफ सामने लाना, तो उसको हम खुलासा बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्लोज करना। जांच के बाद मामले का पूरा खुलासा हुआ, मतलब आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन द होल मैटर वाज डिस्क्लोज्ड। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन द होल मैटर वाज क्या हुआ? डिस्क्लोज्ड हुआ। ठीक है, अगला शब्द है बसावट। बसावट, बसावट क्या बोलते हैं? बसावट मतलब होता है सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन उसका हिंदी बहुत लोगों को, मुझे भी नहीं पता था एक टाइम पे कि बसावट होता है। बसावट होता है सेटलमेंट का हिंदी। तो सेटलमेंट या बसावट का क्या अर्थ हुआ? किसी स्थान पर लोगों का रहना, घर बनाना या स्थायी रूप से बस जाने को हम बसावट कहते हैं, सेटल होना कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं। जैसे जब लोग गांव या शहर में घर बनाकर रहने लगते हैं तो उस जगह की बसावट बढ़ जाती है, उस जगह की सेटलमेंट बढ़ जाती है। इस तरह से मतलब कि जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, इस क्षेत्र में नई बसावट तेजी से हो रही है। न्यू सेटलमेंट इज ग्रोइंग रैपिडली इन दिस एरिया। तो सेटलमेंट का क्या अर्थ हुआ? बसावट, जहां पर लोग बसते हैं, सेटल होना शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज विभाजित। विभाजित, विभाजित को इंग्लिश में डिवाइड बोलते हैं, डिवाइडेड है। ये नॉर्मल है, सबको पता है। इसका अर्थ होता है कि जब किसी चीज को अलग अलग भागों में बांट दें, हिस्सों में तोड़ दें, तो उसे विभाजित कहलाता है, वो डिवाइडेड है। ठीक है, अगर एक केक को सबके बीच बराबर बराबर बांट दें तो वह केक विभाजित हो गया। तो विभाजित का इंग्लिश होता है डिवाइडेड। जैसे कमरे को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। द रूम वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। द रूम वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। नेक्स्ट अगला शब्द है, अगले सीरीज से मैं ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स लाऊंगी, क्योंकि जो हिंदी के बुक्स होते हैं, हिंदी मीडियम के बुक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे हिंदी के वर्ड्स होते हैं जो उसका इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट होता है, या इंग्लिश इजी होता है, उसका हिंदी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो लोगों को अर्थ समझ में आए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रेट का बताया था, स्ट्रेट का हिंदी बहुत लोगों को नहीं पता है, या बहुत लोगों को स्ट्रेट का हिंदी पता है लेकिन उसको उसका अर्थ नहीं पता है, मतलब उसका इंग्लिश नहीं पता है। तो इस तरह से ये वोकैबुलरी का सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। हमारा अगला शब्द है मानकीकरण। मानकीकरण, मानकीकरण का अर्थ होता है, इंग्लिश होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब किसी चीज को एक तय नियम, एक मापदंड या स्तर के अनुसार एक जैसे बनाना, स्टैंडर्डाइज करना, उसको क्या स्टैंडर्डाइज करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। एग्जाम्पल, उत्पादों का मानकीकरण गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करता है, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हेल्प्स मेंटेन क्वालिटी। जैसे स्कूल में सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही तरह की यूनिफॉर्म है, तो उस चीज को क्या बोलते हो? यह भी मानकीकरण है, स्टैंडर्डाइज किया गया है। अगला शब्द है
प्रमाण, प्रमाण का इंग्लिश होता है एविडेंस। प्रमाण एविडेंस, एविडेंस प्रमाण। तो प्रमाण या एविडेंस का अर्थ होता है कि किसी बात को सही या गलत प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए जो सबूत दिया जाए उसे हम प्रमाण कहते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि वह सही है तो उसे अपनी बात को सही साबित करने के लिए क्या चाहिए, प्रमाण दिखाना पड़ता है। तो या कोई गलत है तो उसके लिए प्रमाण दिखाना पड़ता है कि कोई गलत है, ये बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए प्रमाण दिखाना, तो उसको हम एविडेंस बोलते हैं। जैसे कि उसके पास अपने बयान का कोई प्रमाण नहीं था, he had no evidence for his statement, he had no evidence for his statement। अगला वर्ड है, अगला शब्द है परिपक्व। परिपक्व को इंग्लिश में बोला जाता है मैच्योर। परिपक्व, मैच्योर, मैच्योर, परिपक्व, जिसका अर्थ होता है जो व्यक्ति या चीज, कोई भी चीज पूरी तरह से विकसित हो जाए, डेवलप हो जाए। अगर इंसान की बात कही जाए तो समझदार और संतुलित हो तो उसे हम परिपक्व कहते हैं। ठीक है, मैच्योर है। और परिपक्वता क्या होती है उसकी इंग्लिश? मैच्योरिटी। ठीक है, एग्जाम्पल, वह अपनी उम्र से अधिक परिपक्व सोच रखता है। He has a more mature mindset than his age. He has a more mature mindset than his age। अगला शब्द है सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित का इंग्लिश होता है ऑर्गेनाइज्ड। और ऑर्गेनाइज्ड और सुव्यवस्थित का मतलब होता है जो चीजें सही क्रम में हो, सही ऑर्डर में हो, क्लीन हो, साफ सुथरी, और ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि व्यवस्थित हो, तरीके से रखी गई हो, तो उसे हम सुव्यवस्थित कहते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सुव्यवस्थित। सेंटेंस देखते हैं, उसका काम हमेशा हमेशा सुव्यवस्थित होता है। उसका काम हमेशा सुव्यवस्थित होता है। His work is always organized। अगला शब्द वेरी कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन है, बेसिक है, नियोजन। नियोजन का इंग्लिश होता है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग। तो प्लानिंग का अर्थ क्या होता है? किसी काम को करने से पहले उसे सही तरीके से सोचकर व्यवस्थित रूप से तय करने को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग करना। मतलब कि उसके पहले से ही स्टार्ट कर देते, मतलब कि कोई काम करने से पहले ही ये चीज़ कर लेना कि इसको किस ढंग से करना है, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। तो मान लीजिए अब शादी या कोई बड़ा किसी तरह का फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो पहले से बजट क्या है, समय क्या होगा, व्यवस्था क्या होगी, वेन्यू क्या होगा, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग, नियोजन। एग्जाम्पल, हमें हर काम से पहले अच्छा नियोजन करना चाहिए। We should do proper planning before every task। तो ये हमारा आज का लास्ट शब्द था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो लाइक ज़रूर करते हुए जाइए। अगर आपको कुछ भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड हो रही है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।